जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अब भी हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल में लॉर्ड वेलेस्ली को पढ़ेंगे। अब लॉर्ड वेलेस्ली सर जॉन शोर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। 1798 से लेकर 1805 तक इनका कार्यकाल था और इन्हें दो नामों से याद किया जाता है, रिचर्ड काले वेलेस्ली और मार्क्विस ऑफ वेलेस्ली। ये बंगाल के गवर्नर जनरल बनने से पहले ब्रिटेन में भी कुछ पद पे कार्य किए थे, जिसमें वहाँ के जो कोष था, कोष का लॉर्ड रहे थे, और दूसरा ये जो बोर्ड था BOC, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसका भी ये आयुक्त यानी कि कमिश्नर रह चुके थे। उस समय एक व्यक्ति ने इन्हें कहा था कि वेलेस्ली भाई, ये जो क्षेत्र हैं बहुत छोटा क्षेत्र है, एक सीमित क्षेत्र है, ये आपके लिए उपयुक्त नहीं, आपको एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए, आप तो बहुत टैलेंट व्यक्ति हैं। जब इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो यह एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र था, और जब यह बंगाल के गवर्नर जनरल का चार्ज लेने के लिए 1797 में चला, क्योंकि 98 में यह बंगाल का गवर्नर जनरल था 1798 में, तो एक साल पहले जब चला 1797 में यह जब चला, तो उस समय जो पूरे विश्व का अगर कंडीशन देखा जाए तो उसमें अंग्रेजों की स्थिति बहुत खराब थी, यानी कि अंधकारमय था पीरियड। उसमें चारों तरफ फ्रांस के साथ ये लड़ रहे थे। तो सिर्फ भारत में जो कंडीशन थी इनके अनुकूल थी, क्योंकि भारत के जो प्रमुख शक्तिशाली शासक थे जैसे मराठे और मैसूर के राजा, ठीक है, यानी टीपू सुल्तान, ये दोनों कमजोर हो चुके थे। मराठे भी कमजोर हो चुके थे और टीपू सुल्तान का हम लोग देखे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आंग्ल तृतीय युद्ध में उसके राज्य का आधा क्षेत्र ले लिया श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, तो ये भी कमजोर हो चुका था। और ये जो लॉर्ड वेलेस्ली ये मानता था कि मेरे इतना टैलेंट कोई व्यक्ति नहीं है, मैं बहुत तेज तराक दिमाग से हूं, ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा दिमाग है। और वैसे ही ये भी मानता था ये कि ब्रिटेन की जो राजनीतिक पद्धति है वो भी पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि जब ब्रिटेन की राजनीतिक पद्धति इतनी सर्वश्रेष्ठ थी तो उससे भारतीय शासक क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे, भारतीय शासक क्यों नहीं स्वीकार कर रहे थे। और उसी राजनीतिक पद्धति के तहत ये चाह रहा था कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की सबसे शक्तिशाली कंपनी बनाएं और उसके क्षेत्र को पूरा विस्तारित करें, और इसके लिए इसने 3 उपायों का सहारा लिया, ठीक है, इसको नोट करिए। पहला, इसने सहायक संधि का सहारा लिया, ठीक है। अब सहायक संधि को हम लोग देखते हैं। अब इसको थोड़ा मानचित्र पर हम लोग समझेंगे और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। मानचित्र से जैसे समझेंगे ना तो और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है। अब जब यह भारत में आया तो सहायक संधि की शुरुआत की, ठीक है। और सहायक संधि जो कैसे शुरुआत की जाएगी, सहायक संधि, तो किसी न किसी राजा को ये मित्र बनाते थे और उसको उसके युद्ध में अगर किसी दूसरे के साथ लड़ता था तो वहां पे अपने सैनिक की सहायता देते थे, और उस सैनिक सहायता के बदौलत वो जो राजा था इन्हें बहुत पैसे रुपया देता था, और उसके बाद खुश होकर के अगर बड़ा राज्य है तो कुछ क्षेत्र भी दे देता था, और उसी पैसे से, जो पैसा देता था, उसी पैसे से ये लोग अपने अधिकारियों के अधीन सेना की भर्ती करके और एक सेना खड़ी कर लेते थे, और जो क्षेत्र देता था उस क्षेत्र से उस सेना का खर्च निकलता था, तो इनका एक पैसा नहीं लग रहा था और सेना भी खड़े कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा जो था, ये खुद भी युद्ध लड़ते थे किसी राजा के खिलाफ, तो वो जो मित्र राजा इनका होता था, भारतीय राजा, वो इनको सहायता देता था और उस क्षेत्र को जीत करके और कंपनी के क्षेत्र में मिला लेते थे। इस तरह से कंपनी का क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा था,
कंपनी का क्षेत्र भी आगे बढ़ रहा था, ठीक है। और उसके बाद से ये जिसके साथ सहायक संधि करते थे वहां पर अपनी सेना रख देते थे, यानी सहायक संधि की कुछ शर्तें होती थी। अब शर्तों को आप जान लीजिए कि क्या क्या इनकी सहायक संधियों की शर्तें थी। तो पहला ये क्या करते थे कि जितने भी जिसके साथ सहायक संधि करते थे, अगर किसी राजा से जीत लिए उसे कोई युद्ध लड़ करके, तो उसे सहायक संधि करते थे। तो सहायक संधि में पहली इनकी जो शर्त थी कि उसके विदेशी जो मामले हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन आ जाता था, यानी कंपनी का अधीन आ जाता था, यानी विदेशी मामले। अब विदेशी मामले का मतलब यहाँ पे दूसरे देश से नहीं है, ठीक है। यहाँ भारत के अंदर जो राज्य थे इनको ही विदेश बोला जाता था, एक दूसरा राज्य दूसरे राज्य को विदेश बोलता था, यानी कि विदेशी मामले अंग्रेजों के अधीन आ जाता था, अंग्रेजों के अधीन, ठीक है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त इनकी ये थी कि जब विदेशी मामले इनके अधीन आ जाते थे, यानी कि अब कोई भी राजा जिसके साथ सहायक संधि किए दूसरे राज्य के साथ न संपर्क स्थापित कर सकते हैं और न ही कोई अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा संघ बना सकते हैं। जब संपर्क ही नहीं होगा तो संघ कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो दूसरी शर्तें थी कि ये वहां पे उनकी सेना अपदस्थ करके और बोलते थे कि हमारी सेना रहेगी, यानी ब्रिटिश सेना उस राज्य की सुरक्षा करती थी, ब्रिटिश सेना उस राज्य की सुरक्षा करती थी। उसके बाद तीसरा था कि ये जिस राज्य के साथ सहायक संधि करते उसके राजधानी में एक रेजिडेंट रख देते थे, रेजिडेंट। अब रेजिडेंट बच्चों को नहीं समझ में आता कि रेजिडेंट क्या होता है। तो देखिए रेजिडेंट होता है कि एक आवास टाइप का था और वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी रहता था। जैसे आजकल हमारे राजदूत जो दूसरे देशों में रहते हैं और एक दूतावास होता है, वहाँ पे आवास एक होता है, वही रेजिडेंट जो राजदूत की तरह से रेजिडेंट रहता था, ठीक है। तो रेजिडेंट रखते थे। चौथा था कि जिस भी राज्य के साथ यह सहायक संधि करते थे उस राज्य को बताते थे कि आप अपने यहाँ किसी यूरोपीय व्यक्ति को बिना कंपनी के आदेश का नहीं रख सकते हैं, व्यक्ति को कंपनी के आदेश के बिना नहीं रख सकते हैं, आदेश के बिना नहीं रख सकते हैं। हो गया। उसके बाद से अगला जो था ये बोलते थे कि हम आपके मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी राज्य के आंतरिक मामलों के बारे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं, ठीक है। ये हो गया कि हम आपके किसी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कभी कभी होता था, लगभग ये हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। तो ये सब शर्तें थी। अब सहायक संधि करने का इसका कारण भी था कि सहायक संधि कैसे करता था, युद्ध में क्यों भाग लेता था, अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए, सब कंपनी को शक्तिशाली बनाने के लिए। लेकिन एक कंडीशन और था जो इसको ये लग रहा था कि पूरे भारत के राज्यों को अपने अधीन कर लूं। अब बेलेजली ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सहायक संधि प्रणाली से भारत के बहुत सारे राज्यों को मिला लिया और कंपनी को सबसे शक्तिशाली बना दिया। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा सहायक संधि प्रणाली से भारत को राज्यों को मिलाने वाला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, या गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली। ऐसा नहीं है कि सहायक संधि की शुरुआत इसने की थी। सहायक संधि की शुरुआत इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले ने किया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, ठीक है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। तो ये चीज था। अब लॉर्ड वेलेस्ली क्या बोलते हैं आपका, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं रॉबर्ट क्लाइव ने, जो दूसरी बार गवर्नर जनरल बना था, तो इलाहाबाद की संधि की थी 1765 में, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि। उसके बाद आने वाले और भी गवर्नर जनरल जो आए बंगाल के, उन लोगों ने भी सहायक संधियां शुरू की, ठीक है। और ये था कि ये सबसे ज्यादा सहायक संधि किया, ठीक है। तो ये रहा।
अब सहायक संधि की हम लोग शर्त जान गए। अब दूसरा कंडीशन इसका सहायक संधि का क्या कारण था। अब इधर जो फ्रांस था, पूरा यूरोप की अगर बात किया जाए तो यूरोप मान लीजिए कि इधर है, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। अब जो यूरोप है, यूरोप में एक राजा था फ्रांस का, नेपोलियन, ठीक है। और नेपोलियन जो था एक तरह से बहुत शक्तिशाली, यूरोप में शक्तिशाली राजा के रूप में उभर रहा था, और उसके खिलाफ यूरोप में संगठन बना था, वो भी छीन बीन हो चुका था उस समय। और अब यह सोच रहा था कि कैसे भारत पर आक्रमण किया जाए, यानी भारत पर कैसे भारत में पहुंचा जाए और भारत से अंग्रेजों को भगाया जाए, ठीक है। इस टाइप का कहना था उनके डायरेक्टरों का, जो कंपनी को संचालित करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब सीओडी वालों ने एक पत्र लिखा बेलेजली को, ठीक है, जून में, कब, 1798 में। और लेटर में लिखे कि देखो ये जो फ्रांसीसी हैं, पहले भी इनके जो पूर्वज थे वो भी कोशिश किए हैं कि अंग्रेजों को पूर्वी देशों से भगाया जाए, उनके क्षेत्रों को कम किया जाए, ठीक है। और वो कई बार कोशिश की है कि आशा अंतरिप जो है, आशा अंतरिप जो हम अफ्रीका महाद्वीप में पढ़ते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये उत्तमाशा अंतरिप, जिसे आशा अंतरिप भी कहा जाता है, तो आशा अंतरिप के जगह पर किसी दूसरे मार्ग का प्रयोग किया जाए। मान लीजिए ये यूरोप है पूरा, मेरे को मानचित्र उतना तो बनाना नहीं आता, इससे जानकारी के लिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ से जब फ्रांस वाले आते थे तो ये उत्तमाशा अंतरिप की जगह पर किसी दूसरे रास्ते से भारत में आया जाए। ये लेटर लिख करके किसको बताए थे, डायरेक्टरों ने बेलेजली को बताए थे, कि पहले वालों ने भी कोशिश किया कि उत्तमाशा अंतरिप से के बजाय दूसरे शॉर्टकट रास्ते का प्रयोग किया जाए। और अभी जो है ये भी कोशिश कर रहा है, नेपोलियन भी चाहेगा कि भारत से अंग्रेजों को भगाया जाए। ठीक है, अगर भगा नहीं सकता है तो हमारी सीमाओं को तो जरूर ही कम कर देगा, ये हमारी सीमाओं को तो कम कर ही देगा। तो इस टाइप का लेटर लिखे थे। अब बेलेजली ने क्या किया, इसका एक ही तरीका था कि जितने भी भारतीय राज्य हैं इनको कंपनी के अधीनता स्वीकार करवा दिया जाए सहायक संधि के माध्यम से। तो इसने ताबड़तोड़ सहायक संधियां शुरू कर दी। अब जिसके कारण ये देखा कि यहां पर हम लोग जान ही गए कि ये था कौन सा, मैसूर, ठीक है, मैसूर ये कमजोर हो चुका था। और इधर थे, ये मैसूर हो गया, इधर मराठे थे, इधर क्या थे, मराठे ये, और यहां पर जो था निजाम था, ठीक है। और इधर आपका फिर ये वाला क्षेत्र कर्नाटका का था, और ये त्रावणकोर था। तो देखिए यहां पे कौन था, हैदराबाद, हैदराबाद, ये मराठे, मराठे भी कमजोर हो चुके थे। ये तो बिना पेंदी का लोटा था, हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि हैदराबाद का जो निजाम था। और अंग्रेज इधर थे। अब लॉर्ड बेलेजली ने क्या किया, सोचा कि ये पहले, सबसे पहले दक्षिणी भारत का जो ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट है इसको अपने कमांड में लिया जाए, क्योंकि इधर से आने की ज़्यादा संभावना है। यहाँ पे फ्रांसीसी जो मेडागास्कर के बगल में, ठीक है, इनका यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक है, मॉरिशस में। कहाँ पे, मॉरिशस में। तो मॉरिशस से कोई भी प्लानिंग बना सकते हैं। और दूसरा जो है, यहाँ से नेपोलियन का पता चला कि ये जो मिस्र वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, ये मिस्र वाला क्षेत्र, ऐसे आता था ना, ऐसे आकर के, तो ये मिस्र वाले क्षेत्र में पता चला कि सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया में कब्जा कर चुका है। और इधर सीरिया वाले क्षेत्र पर भी यह कब्जा कर चुका है, ठीक है। अब ये प्लानिंग कर सकता था, ये देखिए अरब महाद्वीप है, ठीक है। तो यहां से लाल सागर होकर के रास्ता है और एक फारस की खाड़ी होते हुए, ठीक है। और ये वाले जो भाग हैं आपका, इधर से ये आ सकता है कि यहां पे कब्जा कर ही लिया है मिस्र में, सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया में, ठीक है। पहले सिकंदर भी इस मार्ग का प्रयोग कर चुका था प्राचीन समय में। उसके बाद इधर ये तुर्क के साथ भी, तुर्कियों के साथ भी संपर्क बना रहा था, सीरिया के साथ संपर्क बना रहा था, और इधर रूस के साथ भी संपर्क बना रहा था कि रूस की सहायता मिल जाएगी तो हम इधर से भारत पर आक्रमण करेंगे। तो ये चीज ये जान रहा था बेलेजली कि एक तो ये इधर से आ सकता है,
और दूसरा इस रास्ते से का प्रयोग कर सकता है। तो बोला कि सबसे पहले तो दक्षिण में जो पूर्वी और पश्चिमी तट है इस पर कमांड किया जाए, क्योंकि अगर इधर से आएगा तो पूरे तटों पे तो हम अपनी सेना बैठा नहीं सकते हैं, ठीक है। और इधर जो हैदराबाद का निजाम था ये भी पहले तो इनके साथ था, अंग्रेजों का हेल्प करता। जब 1764 का हम लोग पढ़े थे कि बक्सर का युद्ध के बाद से ये यहाँ पे उत्तरी सरकार दे दिया था। इससे पहले वाली वीडियो जो हम लोग पढ़े थे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। तो अब यहाँ से ये जो निजाम था 1795 में, ठीक है, 1795 में यानी 98 में आया था। इससे पहले इन लोगों ने मराठाओं से झगड़ा किया, मराठाओं से और किसके पास, निजाम के दोनों के बीच में युद्ध हुई। अब मराठों ने इनको पराजित कर दिया। अब ये पहले से भी इनकी सहायता लेते थे अंग्रेजों को, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता ये पहले से भी लेते थे। अंग्रेज बोले कि तुम्हारा यही तुम लोग का काम है, निजाम को जब देखो तब उलझते हो, हार जाते हो, अब बार बार सहायता हमसे लेते हो, तुम्हें कितना हम सहायता करें, हमेशा तो हारते ही रहते हो यार, कभी तो जीतो। बस अंग्रेज ही बोले यार छोड़ो, इनके चक्कर में तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बार बार इनको कौन सहायता करता रहेगा, इनका कोई स्टैंड है नहीं है, बिना पेंदी के लोटे हैं। तो ये इनको ये छोड़ दिया 1795 में। अब ये जो है कौन, हैदराबाद वाला, ये फ्रांसीसी अधिकारियों से संपर्क किया और वहां से फ्रांसीसी सेना प्लस अधिकारियों को अपने यहाँ ला करके और 14,000 सैनिक इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और ये भी तैयारी करने लगा कि अब अंग्रेज को के खिलाफ मैं भी जाऊंगा, अभी तक तो ये फोड़ करके और हमें भी लड़ाते रहे, ठीक है, ये भी सोच लिया। अब पहला टारगेट यही बन गया अंग्रेजों का। अब आप सहायक संधि में देखेंगे तो पहला किसके साथ हुआ था, हैदराबाद, नोट कर लीजिए, हैदराबाद के साथ पहली सहायक संधि हुई थी कब, 1798 में। यानी कि यह जब गवर्नर जनरल बना तुरंत पहला इसी को टारगेट बनाया, और टारगेट बनाया तो ये तुरंत डर जाता था और डर करके यहाँ पे सहायक संधि कर लिया। और सहायक संधि के तहत जो शर्तें हम लोगों ने देखा, ठीक है, अब इसको ये क्या किया अंग्रेज कि यहाँ पर अपनी सेना रख दिए, 6 बटालियन इसे यहाँ पे कर दिए, ठीक है, 6 बटालियनों की एक सेना, 6 बटालियन की एक सेना, ठीक है, रख दिए कहाँ पे, हैदराबाद में, ठीक है। और इसका जो फ्रांसीसी यहाँ पर थे बोले कि भाई किसी भी यूरोपी को अपने यहाँ सेवा में नहीं रखेंगे। अब जो फ्रांसीसियों को बुला करके यहाँ सेना खड़ा किया था तो फ्रांसीसी सैनिकों प्लस अधिकारियों को इनको अरेस्ट कर लिया अंग्रेजों ने और कलकत्ता लेकर के आ गए अपने क्षेत्र में, और यहाँ से सीधा भेज दिया कहाँ पे, यूरोप में, यूरोप, ठीक है, यहाँ पर भेज दिए। अब ये पूरा अपदस्थ हो गया, इसके पास पूरे विदेशी से लेकर के हर मामले अब अंग्रेजों के पास आ गया, अधीनता एक तरह से स्वीकार कर लिया। पहला सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने किसके साथ की थी, हैदराबाद के साथ, क्लियर है। अब इसके बाद से अब दूसरा इसको लग रहा था मैसूर, क्योंकि ये पता चल रहा था कि मैसूर का जो टीपू सुल्तान है यह बार बार किसके साथ संपर्क कर रहा है, नेपोलियन के साथ, और नेपोलियन तैयारी करके यहाँ तक आ ही गया है, ऐसे ये भारत पे चढ़ाई करने की कोशिश में है। और दूसरा यहाँ पे जब वेलेस्ली आया था गवर्नर जनरल का चार्ज लेने के लिए तो मॉरिशस से फ्रांसीसी की सेना प्लस आई थी कहाँ पे, मैसूर में। उसको इस चीज़ का भी जानकारी मिल गया था कि मॉरिशस से भी संपर्क में, फ्रांसीसियों से पूरी तरह से संपर्क में है, क्योंकि तृतीय आंग्ल युद्ध हम लोग पढ़े थे, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई जिसमें आधा राज्य टीपू को देना पड़ा, अपमानजनक एक तरह से संधि किया था। माने अब टीपू सोच लिया था कि मरता क्या नहीं करता, मुझे तो ये बर्बाद कर ही देंगे, लेकिन इससे पहले ये भी उपाय सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं इनको बर्बाद कर दूं। अंग्रेजों के खिलाफ ये भी पूरा प्लानिंग बना रहा था, तुर्की के साथ भी संपर्क स्थापित कर रहा था, ईरान इराक के साथ, फिर चाइना के साथ, सबके साथ संपर्क स्थापित कर रहा था कि एक बढ़िया सेना यहाँ से नेपोलियन जब आ जाएगा तो फिर इन पर अटैक कर देंगे। और ये चीज़ वेलेस्ली जान रहा था। वेलेस्ली ने दूसरा टारगेट किसको बनाया, मैसूर को। अब मैसूर को टारगेट बनाया, इसको देखा कि नेपोलियन जो है, यहाँ पे नेपोलियन है, और नेपोलियन जब आएगा चाहे लाल सागर होके आए या फारस खाड़ी होके आए,
ठीक है। तो इधर से दोनों तरफ से आएगा, तो जब कुहासा खत्म हो जाएगा, ठंडी का समय समाप्त हो जाएगा, तभी अटैक करेगा भारत पे, क्योंकि कुहासा में इसको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। और ठंडी के दिनों में इसे दिक्कत भी होगी आने में, तो इससे पहले क्यों नहीं इसको बर्बाद कर दिया जाए। और 1799 में जो चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उस समय इसने क्या किया, अंग्रेजों ने मैसूर पर अटैक कर दिया, यानी ब्लेजली ने। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। उसका मैं पूरा लिंक दे दूंगा, लिंक में जा करके आप लोग देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में। तो यहां पर आकर के तुरंत इसने क्या किया कि अब इसको बर्बाद कर दिया, और टीपू लड़ते लड़ते मारा गया श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पे। और यहां पर उसके बाद इसका जो प्राचीन शासक थे, जो मैं बताया था कि बेडियार वंश का चिक्का कृष्णराज, ठीक है, उसका एक बालक को बैठा दिया और पूरे क्षेत्र को ले लिया, सिर्फ थोड़ा सा क्षेत्र उसको दे दिया। अब पूरे को क्या कर लिया, ये अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया, ठीक है, एक सहायक संधि करके। तो दूसरी सहायक संधि, और दूसरा किसको टारगेट बनाइए, मैसूर, ठीक है, 1799। अब नेक्स्ट इनका जो सहायक संधि का था, मैसूर को भी अब कब्जे में ले लिया। अब इनको ये पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब ये मालाबार तट मिल गया, इधर वाला तट मिल गया। अब इनको इधर से थोड़ा डर कम हो गया, ठीक है। अब इनको था, ये यहां पे एक तंजौर था, क्या बोलते हैं, तंजौर, ठीक है। तंजौर तो ऐसे ही अधीनता, जब चारों तरफ से घेरे ना, तो ऐसे ही अधीनता स्वीकार कर लिया, संधि करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। तो तीसरा तंजौर के साथ संधि किया 1799, ठीक है। अब दक्षिण भारत पूरा इसके कंट्रोल में आ गया, दक्षिण भारत पूरा इसके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अब उत्तर की तरफ ध्यान दिया, तो ये उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है, इस पर ध्यान दिया, अवध वाले पे, ठीक है। तो अवध के नवाब से संधि करने के लिए इसने प्रस्ताव रखा। तो अवध के नवाब के साथ पहले भी रॉबर्ट क्लाइव भी कर चुका था, और 1764 के बक्सर के युद्ध में जान ही गए थे अवध के नवाब के कितने ताकतवर हैं। तो ये तुरंत सहायक संधि स्वीकार कर रही है, यानी तीसरा किसके साथ किया, अवध के साथ, ठीक है। ये कब किया था, 1801 में, 1801 में अवध के साथ हो गया। और अब इधर पूरा नॉर्थ ये पूरा पकड़ के इसका पूरा शासन हो गया, दक्षिण भारत उत्तर में भी। अब बचा कौन, मराठी, ठीक है। तो मराठों में इनका एक संगठन था, ठीक है, सरदारों का, यानी पेशवा का ही चल रहा था शासन, ठीक है। और पेशवा का शासन चल रहा था, तो पेशवा कहाँ पे थे, पूना में, ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, यहाँ पर पेशवा थे, ठीक है। फिर यहाँ पर नागपुर था, ठीक है, नागपुर, और इधर भोसले थे नागपुर में। और फिर यहाँ पे गुजरात में बड़ौदा, बड़ौदा में कौन था, गायकवाड़, गायकवाड़, ये याद रखिएगा आप लोग। और फिर यहाँ ये जो चंबल नदी थी ऐसे बह करके जाती थी, चंबल नदी के किनारे पर ग्वालियर था, कौन सा, ग्वालियर। और ग्वालियर में कौन था, सिंधिया था, ग्वालियर सिंधिया, ठीक है। तो ये हो गया नागपुर, ये पूना, पेशवा, ठीक है। उसके बाद से गायकवाड़, बड़ौदा, और यहां पर होलकर था, ठीक है, इंदौर, इंदौर, होलकर, साथ साथ में लिखते जाइए आप लोग ताकि समझ में आएगा, ठीक है। होलकर हो गया इंदौर में, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 5 माने इनका जो सरदारों का संगठन था, इसी ने मराठा जो साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था, मराठा राज्य को साम्राज्य बना दिया था, ठीक है। लेकिन ये आपस में लड़ के इस समय तक कमजोर हो चुके थे, इस समय तक कमजोर हो चुके थे। अब अंग्रेजों ने पेशवा के पास प्रस्ताव रखा पूना में कि भाई आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, संधि कर लीजिए। पेशवा संधि स्वीकार करने से मना कर दिया, लेकिन आपसी युद्ध के कारण इसे मजबूर होकर के संधि करनी पड़ी। तो इसके बाद किसके साथ ये संधि किए,
पेशवा, ठीक है, पेशवा के साथ हो गया। और पेशवा के साथ संधि, अब देखिए पेशवा बहुत दुखित था जब ये मैसूर को बर्बाद कर दिए, तो पेशवा बहुत दुखित था, यह संधि करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आंतरिक इतना कलह था जो मराठा सरदारों में कि इससे संधि करनी पड़ी। अब इस चीज को देख रहे थे कौन, ग्वालियर का सिंधिया और ये नागपुर का था भोसले, ये नागपुर का, मैं यहां पे लिख देता हूं भोसले। और ये दोनों ने प्लानिंग किया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ अब लड़ना है, और दोनों ने मिल करके लड़ा, ठीक है, फिर भी दोनों पराजित हुए और दोनों को संधि करनी पड़ी, ठीक है। तो इसके बाद से बराड़ यानी नागपुर का भोसले, बराड़ का भोसले, ठीक है, 1803 में किया। और इसके बाद से फिर सिंधिया 1804 में किया, ठीक है। अब सिंधिया को भी संधि करनी पड़ी। अब मराठे भी एक तरह से इनकी अधीनता स्वीकार कर लिए, अधीनता स्वीकार कर लिए, ठीक है। इसके बाद से ये राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, भरतपुर, क्या बोलते हैं आपके, जोधपुर, फिर जयपुर, बूंदी, मुंचेरी और भरतपुर, ये लोग भी सहायक संधि स्वीकार कर लिए। अब एक तरह से वेलेस्ली ने पूरे भारत पे, अगर पंजाब वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो पूरे पे क्या कर लिया, कमांड कर लिया, ठीक है। सिर्फ एक होलकर था इंदौर का जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, जिसके कारण उसे युद्ध में उलझ गया, और उलझने के कारण बहुत ज़्यादा कंपनी को नुकसान हो रहा था। जब यह आया था तो उस समय 150, माने कहा जाए तो माने जो कर्ज था, कर्ज की सीमा वो जब इसके लास्ट पीरियड तक डबल हो गया था कंपनी पर। अब कंपनी सोच रही थी कि आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर हो रहे हैं युद्ध में उलझने के कारण, तो इसको कंपनी ने क्या किया, वापस बुला लिया, ठीक है। तो ये संधि किया। उसके बाद से इसने क्या किया था, देखिए ये तो हम लोग ने जान गया संधिया। अब खुली युद्ध ये लड़ता ही था, खुली युद्ध लड़ करके और कमांड करता था कई लोगों पे, ठीक है। और इस तरह से ये वहां भी अपनी सेना रख देता था, सहायक संधि की जो शर्तें थी, और इससे जो लाभ था सिर्फ अंग्रेजों को था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को था, भारतीयों को कोई लाभ नहीं था। और भारतीय तो अपना राज्य ही गंवा देते थे सहायक संधि के माध्यम से। अब उनके पास कोई अधिकार नहीं रहता था, किसी के साथ संगठन नहीं बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद से वो अपने जो उनके लोग थे, ठीक है, अब उनकी सेना को भी अपदस्थ कर दिया जाता था ना, तो अपने लोगों को भी ध्यान नहीं देते थे, प्लस इनकी सेना जो अपदस्थ की जाती थी वो भी बेरोजगार हो जाते थे, बेरोजगारी फैल जाती थी। अब जिसके कारण ये अंग्रेजों का खर्च भी, सेना का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता था। ये चाहते थे कि 1/3 ले आर्थिक लाभ, और वो दे नहीं पाते थे। बड़े बड़े राज्य तो उनको क्षेत्र देना पड़ता था, छोटे राज्य पैसा देने पड़ते थे, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, ठीक है। यानी उनको सहायक संधि से हानि ही हानि थी भारतीय राजाओं को, लाभ किसको था, अंग्रेजों को था, ठीक है। क्योंकि भारतीय पैसे पर एक बहुत बड़ी सेना खड़ा कर लिए, क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिए, ठीक है। यहाँ तक कि जब नेपोलियन परेशान कर रहा था तो उसमें बंगाल से सिर्फ इतना पैसा इकट्ठा किया, बहुत सारे पैसा इकट्ठा किया, 1 लाख पाउंड के करीब पैसा इकट्ठा किया गया उसके खिलाफ लड़ने के लिए। और ये 1800 में एक सेना भी भेजा था, कहाँ पे, मिस्र की सिकंदरिया में, कि जाओ देखो, और यहाँ पे कोई मिला ही नहीं, ठीक है। यानी जो फ्रांसीसी थे ये अस्त्र अपना रख दिए थे, चले गए थे, यहाँ से फिर सेना वो वापस आ गई जो भारत से सेना गई थी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी कहना है कि ये सहायक संधि के तहत विस्तार करने के लिए एक बहाना भी बनाया होगा नेपोलियन, क्योंकि वो आया ही नहीं, आया होता तो माना जाता। तो इतिहासकारों का इसमें बहुत सारे मतभेद हैं उनके विचारों का, ठीक है। तो ये सहायक संधि हो गया। अब इसके बाद से इसने क्या किया था कि जो
आईसीएस में भर्ती किए जाते थे सिविल सर्विस में, उनकी ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में, ठीक है, एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो लिख लीजिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की स्थापना कलकत्ता में, तो इसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1800 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन भी यही दो चीज से आते हैं। सहायक संधि का सबसे ज्यादा प्रसार किस बंगाल के गवर्नर जनरल ने किया था? तो कौन होगा? लॉर्ड वेलेस्ली। किसने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में? तो लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और ये क्रम भी पूछ देता है कई बार कि किसने सहायक संधि नहीं की थी? तो होलकरों से चल ही रहा था जब इसको रिटर्न बुला लिया गया। तो होलकर जो थे, ठीक है, इंदौर के, इन लोगों ने सहायक संधि नहीं की थी। अब इसका एक तरीका भी है याद करने का। देखिए हैदराबाद पहला, तो इसको आप एच कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से मैसूर एम, तंजौर टी, HMT जो घड़ी होती थी पहले, अवध, अवध के लोग ज्यादा पहनते थे तो HMT अवध पे, ठीक है, HMT अवध, यहां पे अवध लिख दीजिएगा, और पे, फिर बराड़, सिंधिया और भोसले, बराड़, सिंधिया, भोसले, यानी HMT अवध पे, बराड़, सिंधिया, भोसले, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, मुंशेरी, भरतपुर। ये हो गया, ठीक है, तरीका याद करने का। तो ये क्लियर हो गया लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। मुझे आशा है कि आप लोग कोई शक नहीं होगा इसमें, और टोटल क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। अब इसके बाद के जो गवर्नर जनरल आया था, ठीक है, उसका नाम था बार्लो। नोट कर लीजिए, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। तो इसको नोट करिए। तो इसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली के बाद सर जॉर्ज बार्लो, लिख लीजिए, सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है, जो 1805 से लेकर के और 7 तक थे, ठीक है। इनका बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता है। ये अहस्तक्षेप की नीति अपनाए थे, अहस्तक्षेप की नीति, यानी कि कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नीति, अहस्तक्षेप की नीति अपनाए। उसके बाद एक घटना और थी 1806 में, इसी के कार्यकाल में बेलोर में, ठीक है, सैनिक विद्रोह हुआ था। सैनिक विद्रोह, वो भी किस कारण से हुआ था? माथे पे जो जाति चिन्ह लगाते थे जो भारतीय सैनिक थे, प्लस कानों में बालियां पहनते थे, उनको रोक दिया गया था, जिसके कारण सैनिक विद्रोह हो गया। और उस समय जो मद्रास में था बेलोर, मद्रास में जो गवर्नर था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद से जो अगला थे सर मिंटो, नोट कर लीजिए, इसका अगला ये वाला नोट कर लीजिए। उसके बाद से नोट करिए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। ये 1807 से लेकर के और 13 तक रहा। लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर के और 13 तक, ठीक है। अब इसके समय में पंजाब के जो रणजीत सिंह थे, ठीक है, उनके साथ 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। 1809 में रणजीत सिंह के साथ, राजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में, ठीक है, राजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में अमृतसर की संधि, नोट कर लीजिए, अमृतसर की संधि, ठीक है। तो राजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई, ठीक है। तो ये चीज हो गया, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद से इस संधि में, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किया था। किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किया था। यही एक घटना है, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद से जो आए थे लॉर्ड हेस्टिंग,
कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। और ये 1813 से लेकर के और 23 तक रहा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके बारे में, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक माने कवर हो जाएगा ये बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो धन्यवाद।